आपको अभी तक ये जानकारी मिल गई होगी कि ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने का नया फार्मूला लागू करने की तैयारी में है। पर क्या आपको पता है आपको जो पेंशन मिल रही है वह वर्तमान फार्मूले के अनुसार सही है या नहीं? शायद नहीं मालूम होगा। ईपीएफओ के सामान से दिखने वाले फार्मूले के साथ एक केस स्टडी कर गहन पड़ताल की गई तो कुछ ऐसे तथ्य प्रकाश में आए जिनको अधिकांश पेंशनरों को जानकारी नहीं है। और साथ ही अगर पेंशन फार्मूले में बदलाव होता है तो आपकी पेंशन पर उसका कितना असर पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप चलकर अपने पीपीओ से मिलान कर अपनी मिल रही पेंशन की जांच करने का प्रयास करें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको मालूम ही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हायर पेंशन पर दिए गए फैसले के बाद नए नए पत्र दिखाकर ईपीएफओ पेंशनरों को भ्रमजाल में फंसाए हुए है। अभी तक जितने भी सर्कुलर निकले हैं वो अलग अलग तरीक़ों से पेंशनरों से ब्याज सहित वसूली किए ही हैं, पर क्या और कितना और कब मिलेगा यह बताने को ईपीएफओ तैयार नहीं। हायर पेंशन के लिए अब तक लगभग 15 लाख मिल चुकी एप्लीकेशनों से ईपीएफओ के नीति निर्धारकों के कान खड़े हुए हैं। ईपीएफओ को लग रहा है कि अगर पुराने फार्मूले से इन एप्लीकेशन पर निर्णय लेना पड़ा और वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को भी भविष्य में इसी फार्मूले से पेंशन देनी पड़ी तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का जुटाया गया फंड हल्का हो जाएगा। शुरू में 12 महीने के औसत वेतन को 2014 में 60 माह का औसत वेतन कर पेंशन को कम किया गया। अब अगर पूरे सेवा काल के औसत वेतन को लिया गया तो स्वाभाविक है ये एवरेज और भी कम हो जाएगा, क्योंकि सेवा काल के शुरू के वर्षों में वेतन कम होता है जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये बात तो हर किसी को मालूम है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ईपीएफओ ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि नियम के अनुकूल नहीं है, पर क्या उन्हें यह जानकारी नहीं है कि ईपीएस 95 लागू होने के बाद जो कुछ भी अच्छे प्रावधान थे उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, चाहे पूंजी की वापसी हो या 12 माह के बजाय 60 माह का औसत। और अभी कुछ दिनों पहले 15,000 से ऊपर 1.16% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की वसूली पेंशनरों के पीएफ के हिस्से से। और ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने में जो तीसरी शर्त है उसमें तो साफ साफ लिखा है कि इस योजना में सरकार कभी भी कोई भी बदलाव कर सकती है और इस पर आपकी सहमति लेकर साइन भी कराए जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं उन पर यह नया फार्मूला लागू होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। तो हुई नए फार्मूले की तैयारी की बात, पर क्या आपको मालूम है कि आपको जो पेंशन मिल रही है वो वर्तमान फार्मूले के अनुसार सही है? सामान्य तौर पर सबको मालूम होता है कि पेंशन का क्या फार्मूला होता है। पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई बाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाई 70 और पेंशनेबल सैलरी पिछले 60 माह का औसत होता है। यही फार्मूला ईपीएफओ ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में और संसद में लिखित रूप में बताया है। पर अगर आप इसी फार्मूले के अनुसार गणना करेंगे तो जो पेंशन निकलेगी उसमें और आपको मिलने वाली पेंशन में बहुत अंतर दिखेगा, क्योंकि इस फार्मूले में कई पेज हैं। इसको गहराई से समझने के लिए एक केस स्टडी की गई जिसके 60 माह कुछ 1 सितंबर 2014 के पहले के हैं और कुछ बाद के, और सेवा काल 1995 से पूर्व का भी हो, साथ ही एक्चुअल सर्विस 20 साल से ऊपर की हो, ताकि सारे प्रावधान उसमें लिए जा सके। अब आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। इस केस में पेंशनर की जन्मतिथि 6 जून 1959 है। ईपीएस में शामिल होने की तिथि 1 फरवरी 1984। सेवानिवृत्त की तिथि 30 जून 2019 60 वर्ष होने पर। ईपीएस से एग्जिट की तिथि 5 जून 2017 58 वर्ष होने पर। पिछले 60 माह का वेतन 5 जून 2017 से 33.2 मंथ्स मल्टीप्लाई बाई 15,000 इजकल टू 4,98,000। 26.8 months into 6,500
इक्वल टू 1,74,200। इस 6,72,200 को 60 से डिवाइड करने पर औसत वेतन 11,203 आएगा। एक्चुअल सर्विस 16/11/95 से 5/6/2017 तक हुई 21 वर्ष 6 महीने 21 दिन। 20 साल से अधिक सेवा पर 2 वर्ष का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। अब वास्तविक सेवा हो जाएगी 21 + 2 वर्ष 6 महीने 21 दिन। पेंशन गणना में 1995 से पहले की सेवा का लाभ भी दिया जाता है। तो 1/2/1984 से 15/11/1995 तक 11 वर्ष 9 महीने 15 दिन हुए। EPFO की एक टेबल है ए, जिसमें समयावधि के अनुसार कंपनसेशन की दर 2,500 से कम और 2,500 से ऊपर वेतन पर दी गई है। इसमें 3,780 रुपये 1995 में वेतन लिया गया है और 11 वर्ष से अधिक का समय है तो ₹105 रेट इस पर लागू होगा। EPFO की एक और टेबल बी है, जिसमें वर्षवार फैक्टर दिए गए हैं। इस केस में 16/11/1995 से 5/6/2017 तक 21 वर्ष 6 महीने 21 दिन होते हैं, जो कि 22 वर्ष से कम है। इसलिए फैक्टर 5.31 लागू होगा। अब पिछली सेवा का लाभ देने के लिए टेबल ए को टेबल बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 105 × 5.231, जो कि ₹549 आएगा। अब पेंशन के फार्मूले के अनुसार औसत वेतन 11,203 को सेवा अवधि 22 वर्ष, उसमें 20 वर्ष से अधिक सेवा के लाभ के 2 वर्ष जोड़कर मल्टीप्लाई करेंगे और 70 से डिवाइड करेंगे तो 3,841 रुपये आएगा। इसमें पिछली सेवा का लाभ 549 जोड़ेंगे तो 4,390 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए, पर इस केस में PPO के अनुसार 2,917 रुपये पेंशन मिल रही है। इसकी फिर से गहनता से पड़ताल की गई तो EPFO की और कारगुजारियाँ दिखाई पड़ी, जिसकी जानकारी कुछ ही प्रतिशत पेंशनरों को होगी। EPFO को कहना है कि 1 सितंबर 2014 से वो प्रो रेटा बेसिस पर पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी पेंशनरों को चूना लगाया जा रहा है। वो कैसे, इसको भी समझिए। EPFO एक दिन की गणना कर उसे 365 से भाग देकर वर्ष निकालता है। 20 वर्ष से अधिक सेवा पर जो 2 वर्ष का लाभ मिलता है उसे 15,000 वाले भाग में न जोड़कर 6,500 का जो भाग कम है उसमें जोड़ता है, जिससे औसत वेतन कम हो जाता है। जबकि 58 वर्ष के बजाय 60 वर्ष पर पेंशन का लाभ चुनने के निर्णय जो है बाद के वर्षों में होता है। 16/11/1995 से 1 सितंबर 2014 तक का अंतर लगभग 6,908 दिन है। 20 साल से अधिक के सेवा लाभ के लिए 720 दिन यानी 2 वर्ष कुल 7,688 दिन होते हैं। 1 सितंबर 2014 से पहले पेंशन गणना 6,500 × 7,688 डिवाइडेड बाई 70 × 365 यानी 1,965 रुपये हुई। 1 सितंबर 2014 से 5 जून 2017 तक का अंतर 1,010 दिन है। इसे 15,000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, पर नहीं, EPFO ने इससे भी कलाकारी दिखाई। वो इस पीरियड को पूर्व में निकाले गए औसत वेतन 11,203 से मल्टीप्लाई करता है, जबकि इसमें 15,000 से 6,500 का पहले ही प्रभाव दिया जा चुका है और अब दोबारा इसको प्रभाव दिया जा रहा है, जो कि 442 रुपये आएगा। इस प्रकार कुल पेंशन 1,965 + 442 + 549 जो पिछली सेवा का लाभ है, कुल मिलाकर 2,947 आ रही है। संभवतः दिनों आदि में मामूली अंतर के कारण यह PPO की 2,917 के लगभग निकट है, यानी सारे तत्वों की पूरी पड़ताल कर ली गई है। आप भी कुछ समय निकालकर स्टेप बाय स्टेप फिगर निकालकर अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं।
अगर नया फार्मूला जिसको लागू करने की तैयारी हो रही है और जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, उसके अनुसार अगर पेंशन कैलकुलेट की जाएगी तो उसमें पिछले 60 माह के औसत वेतन के बजाय आपके सेवा काल का पूरे अवधि का वेतन का एवरेज निकाला जाएगा। उसमें 1995 से 2001 तक 5000 की सीलिंग में वेतन था। 2001 से सितंबर 2014 तक 6500 की सीलिंग में वेतन था और उसके बाद 15000 की सीलिंग में वेतन को लिया जाएगा। इसके अनुसार 264 मंथ का 19,14,000 जो टोटल आ रहा है उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 7,250 पर मंथ जो है एवरेज सैलरी आएगी, जबकि पिछले फार्मूले के अनुसार 11,203 आ रही थी। और इसमें पेंशन का कैलकुलेशन जो निकलेगा उसके अनुसार 2,486 रुपये पेंशन बैठेगी। और इसमें अगर पिछली सेवा का लाभ 549 जोड़ दिया जाएगा तो 3,035 रुपये पेंशन मिलेगी, जबकि वर्तमान फार्मूला जिसके अनुसार पेंशन कैलकुलेट की जानी चाहिए उसके अनुसार 4,390 रुपये पेंशन बन रही है। इससे साफ स्पष्ट है कि नया फार्मूला लागू होने से काफ़ी कम पेंशन हो जाएगी। इसी तरह हायर पेंशन के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा नुकसान नए फार्मूले से होगा, क्योंकि उनका 5,000, 6,500 और 15,000 की सीलिंग से ऊपर का 60 माह का एवरेज पूरे सेवा काल के एवरेज से कम होगा, क्योंकि शुरू का वेतन काफ़ी कम होगा जो कि वेतन के औसत को कम कर देगा। अब जो शंका पहले व्यक्त की गई थी कि यह देखना होगा कि यह नया फार्मूला केवल हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों और वर्तमान में कार्यरत कर्मियों पर लागू होगा या सभी पेंशनरों पर, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हायर पेंशन के मामले में ईपीएफओ पेंशनरों से वसूली कर इसी प्रकार चतुराई से पेंशनरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अपनी जमा पूंजी ईपीएफओ को सौंपने से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। इसलिए मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये महीना, डीए और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग और उसका आंदोलन ही न्याय संगत है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति को भी चाहिए कि ईपीएफओ के नए फार्मूले को लागू करने से पूर्व बड़ा विरोध प्रदर्शन करे, ताकि एक बार आदेश लागू हो जाने के बाद वापस लेना बहुत मुश्किल है। आप भी ईपीएफओ और सरकार की घंटी बजाने के लिए वीडियो के अंत में नीचे दिया गया बेल का बटन जरूर दबाएं।